नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर द सेल का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग का लास्ट लेक्चर हुआ है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था, ठीक, जिनके फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आज हम लोग उसके आगे की ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप फेमस नाम से जानते ही होंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उन सारे ऑर्गेनेलीज को हम लोगों ने एक सिस्टम में रखा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा। ठीक है, और उनको उसमें रखा। ऐसे ही कुछ ऐसे हमारे सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनेली भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्यों कहते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनेली हैं हमारे सेल में जिनके पास इनके खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, एज वेल एज राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनेली को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, उसमें आपके दो ऑर्गेनेली आएंगे, एक तो आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्यों है? क्योंकि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम भी है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा ना, इनमें जेनेटिक मटेरियल वैसा नहीं होगा जैसा हमारे न्यूक्लियस में है। इनमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, जैसा आप बैक्टीरिया में देखते हैं। और इनमें जो आप राइबोसोम देखेंगे, 80S टाइप राइबोसोम नहीं देखेंगे आप इसमें 70S टाइप राइबोसोम देखेंगे। एक्चुअली में ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कहा जाता है कि ये जो आए हैं, इनका इवोल्यूशन बैक्टीरिया से ही हुआ है, क्योंकि इन बहुत सारे कैरेक्टर्स और फीचर्स इनके मैच करते हैं। जैसे आप इनका जेनेटिक मटेरियल ही देख लीजिए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इनमें जैसा है वैसा ही बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा। 70S राइबोसोम जैसा आपको इसमें देखने को मिलता है, वही आपको उसमें भी देखने को मिलता है। एज वेल एज इनका जो डिवीजन होता है, ये बाइनरी फिजन करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी डिवाइड करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है, इनका इवोल्यूशन उन्हीं बैक्टीरिया से हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें आपको खुद का उनका जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, उस तरह के ऑर्गेनेली को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा उन्हीं के अंडर आएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, प्लस इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो सारी की सारी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। हेंस इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमारा क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट मींस ये हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है कि कितना होगा, किस एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। मतलब सेल कितना काम कर रही है। अगर सेल बहुत काम कर रही है तो उसको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन करके डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ा लेगा। हेंस वो लोग और एनर्जी बनाएंगे और उसको और एनर्जी मिलेगी, और वो काम जिस काम के लिए उसे एनर्जी चाहिए वो काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो डिपेंड करता है कि कैसा सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, कैसा काम कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से इसका नंबर डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के साइज के होते हैं, डिफर इन साइज एंड शेप। उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है, एंड कैन मेक इट्स शेप। इनका जो शेप होता है अलग अलग शेप का होता है, साइज का होता है, और इनका जो शेप होता है कैसा होता है? सॉसेज शेप का होता है और सिलिंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? जैसे आप हॉट डॉग देखते हैं। ठीक है, हॉट डॉग का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के हॉट डॉग के स्ट्रक्चर की हॉट डॉग का जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसी तरीके से स्ट्रक्चर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। हॉट डॉग ही आपका सॉसेज है। ठीक है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखने को मिलेगा, प्लस सिलिंड्रिकल शेप का देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ठीक, अब इनके हम डायमीटर की बात कर ले तो डायमीटर इसका 0.221 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, डायमीटर इसका कितना होगा? इसका डायमीटर 0.2 से लेके 1
माइक्रोमीटर होगा, और प्लस इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, इसकी लेंथ। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेशली स्टेन्ड बाय जेनस ग्रीन डाई नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, देखिए अगर हम आप सेल को देखेंगे, ठीक है, सेल के ऑर्गेनेल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको सब तो दिखेंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा स्ट्रक्चर, वो आपको ऐसे इजिली नेकेड आइट से विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे ही आप अपने नेकेड आइट से उसको नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए उसको एक स्पेशल डाई से स्टेन करना पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम होता है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन एक क्या है, एक स्पेशल डाई है, ठीक है, इसको स्टेन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेशल डाई से, जिसका नाम है जेनस ग्रीन। उसके बाद अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे ना, तो आपको प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखेगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हम लोगों ने एक बार लास्ट क्लास में देखा था कि भाई हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वो सिंगल मेम्ब्रेन भी है, डबल मेम्ब्रेन भी है और नॉन मेम्ब्रेनस भी है, ठीक है। तो अब आपको जो सिंगल मेम्ब्रेन हमने देखा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी थे वो कैसे थे, सिंगल मेम्ब्रेन थे, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कई ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा उन्हीं के अंडर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऑर्गेनेल है जिनमें दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक तो बाहर लेयर होगी और एक अंदर भी लेयर होगी, ठीक। तो आउटर लेयर कैसी होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन मतलब आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे, एक तो हो गया आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है आपकी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपकी वैसी ही रहेगी, एकदम प्रॉपर जैसी है, ऐसा मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है, जो इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड रहती है, इस तरीके से फोल्डेड रहती है, ठीक है। और ये जो फोल्डेड पार्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह फोल्डेड रहती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, और जो अंदर वाली जो लेयर मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक की तरह, फिंगर की तरह इनफोल्डेड होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रिस्टी। अब इसके अंदर देखिए, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें भी कंपार्टमेंट खाली जगह बन रही है, ठीक है। तो इसमें जो अंदर जो मेम्ब्रेन है, इनमें ये जो कंपार्टमेंट है, ये खाली जगह है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स, ठीक है, इनर कंपार्टमेंट की अंदर मेम्ब्रेन का अंदर कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या होगा, ये कहलाएगा मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका जेनेटिक मटेरियल, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आपका जेनेटिक मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे इसी में 70S टाइप के, ठीक है। किस तरीके के राइबोसोम होंगे, 70S टाइप के आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। ये किस में मिलेंगे, मैट्रिक्स में मिलेंगे। इस एरिया को आप क्या कहते हो, मैट्रिक्स। वहीं आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, ये एरिया, इस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बाहर का कंपार्टमेंट है, ये इनर कंपार्टमेंट था मैट्रिक्स, और ये हो गया इसका आउटर कंपार्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट, ठीक, ये बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपने तो पढ़ा ही है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनका क्या करेगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ज्यादा केमिकल्स होंगे, ज्यादा एंजाइम्स होंगे और ज्यादा एंजाइम्स होंगे और उसमें ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे,
ठीक है, तो ये सरफेस एरिया को आपको क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाहर आउटर कंपार्टमेंट। ठीक, इनर कंपार्टमेंट हो गया, इनर कंपार्टमेंट जो लिक्विड वो मैट्रिक्स, और हम देखते हैं नेक्स्ट आउटर कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर कंपार्टमेंट, इसको हम लोग इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, इनके पास, दोनों मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक, खुद का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, और ये हर एक एंजाइम का अपना अपना काम होता है। ठीक है, इनके पास अपना ओन खुद का स्पेसिफिक, आउटर के पास अलग है, इनर के पास अलग स्पेसिफिक एंजाइम है, और उनका काम अलग अलग होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है, उस हिसाब से इनका काम होता है, उस हिसाब से एंजाइम वर्क करते हैं, और उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करता है जैसी नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, so they produce cellular energy in the form of ATP, in the form of ATP। देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस क्या होगा कि ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ग्लूकोज तोड़ा जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और रिलीज करेगा ऑक्सीजन, और एज वेल एज एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी सेल के लिए, ये सेल की काम आती है, सेल के यूज में आती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और प्लस ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एटीपी क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ही इनर सरफेस पर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर आपको इस तरह पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, पिन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम। ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि एनर्जी में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेलुलर एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ये होता ही इसके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ये ऑक्सीजोम एक पिन की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको ऑक्सीजोम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजोम। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, ये हिस्सा F0, ये जो हिस्सा F0 है वो धसा हुआ रहता है मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, और ये जो उभड़ा हुआ हिस्सा जो दिखता है उसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, F0, ये F0 सब यूनिट हो गया। ठीक है, F0 पार्टिकल, और ये F1। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, एज वेल एज सेलुलर एनर्जी एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, इसको आप और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और ये होता कहाँ पे है, मैट्रिक्स में, जैसा कि हमने देखा। ठीक है, ये होता कहाँ पे है, मैट्रिक्स में होता है। ये सर्कुलर डीएनए होता कहाँ है, मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। कुछ इनके पास आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, और इनके पास राइबोसोम भी होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था। कैसा होता है, 70S टाइप का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फ्यूजन, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया भाई डिवाइड करता है किसकी मदद से, फ्यूजन की मदद से। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था कि बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया आगे चल के दो पार्ट में, दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी दो पार्ट में टूट जाएगा, बाइनरी फ्यूजन करके ये डिवाइड करता है। ठीक है, जैसा बैक्टीरिया का होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्यों कहते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को खुद का जेनेटिक मटेरियल इनके पास होता है, जितना भी एनर्जी की और प्रोटीन की जरूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने लिए बनाते हैं, लेकिन ये उतना पूरा प्रोटीन और एनर्जी नहीं बना पाते हैं जितनी माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। इनको खुद के लिए काम करना है तो इनफ है, लेकिन बाकी ऑर्गेनेली के लिए वर्क करना है, उनके लिए एटीपी देना है ना, तो उन्हें न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं, अपने आप पे नहीं डिपेंडेंट है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है न्यूक्लियस पे पूरी तरीके से वर्क करने के, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेली कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड भी हमारा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में के अंडर आता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आपको देखने को मिलेगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, प्लस यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलेगा, मींस यूग्लिना में भी आपको प्लास्टिड देखने को मिलता है। ये जो प्लास्टिड होता है ना, देखिए प्लास्टिड एक्चुअली में होता क्या है? प्लास्टिड के ऐसा ऑर्गेनेली है जिनमें आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसा अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसा पिगमेंट होगा उस तरीके का कलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये क्या होता है, इनमें कुछ दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, थस इम्पार्ट द स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। इसी वजह से वो कलर को उसी तरीके का प्लांट भी आपको दिखेगा। ठीक है, अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो प्लांट आपको ग्रीन दिखेगा। ठीक है, आप फ्लावर्स देखते हो, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देखते हो, जिस कलर का होगा वैसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये प्लास्टिड होता है। ठीक, अब प्लास्टिड कैसे होते हैं? प्लास्टिड बहुत ही लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। दे आर लार्ज, बड़े होते हैं, इसी वजह से आप आसानी से अपने नेकेड आई से प्लास्टिड को देख सकते हो। ठीक है, दे आर लार्ज सो easily can be observed under microscope। माइक्रोस्कोप में आसानी से आप देख सकते हो उसको, आपको डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये पिगमेंट के ही बेसिस पे कि किस तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पिगमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ही हम प्लास्टिड को आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए उसको देखते हैं कौन सा पार्ट है। 3 पार्ट में सबसे पहला हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पहला हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक, दूसरा हमारा हो गया क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा हमारा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसमें आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो और सही तरीके से कहें कि ऐसा प्लास्टिड जिसमें आपको क्लोरोफिल की पिगमेंट की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, उस तरह के प्लास्टिड को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है, तो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए ये जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है। क्लोरोफिल तो रहता है, ये साथ में और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे आप गाजर को देखते हैं ऑरेंज कलर का रहता है। ठीक है, इसमें भी ये क्या होता है, उसी तरीके के पिगमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है कंपेयर देन क्लोरोफिल के। ठीक है, इसीलिए वजह से ये आपको क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसमें, और इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट? फोटोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स यहाँ पे कलर से रिलेटेड है। ठीक है, कलर प्लास्टिड। ठीक है, इसमें आपको कैरोटिनॉइड पिगमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे आपका कैरोटीन, जेंथोफिल क्या करेगा? प्लांट को येलो कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर? येलो कलर। जेंथोफिल, कैरोटीन आपको ऑरेंज कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैसा? ऑरेंज। ये सब कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स है, कलरफुल देंगे। कलर इसमें भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट ही होंगे, बाकी क्लोरोफिल भी होगा, लेकिन इसमें सेम वही कंडीशन, इसमें भी इतनी बहुत कम मात्रा होगी कंपेयर देन कैरोटिनॉइड्स के। ठीक है, इसी वजह से आपको ये जो इनके जो कलर्स हैं, आपको या तो येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके के कलर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है? वो ज्यादातर तो आपको देखने को मिलेगा पेरिकार्प में। ठीक है, और पेटल्स में देखने को मिलेगा। पेटल्स मींस क्या होगी? फूल की पंखुड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। आप फ्लावर देखते हैं, अलग अलग तरीके के कलर के देखते हैं, तो उसमें जो कलर होता है वो रीजन ही यही है क्योंकि उनकी सेल्स में क्रोमोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और पेरिकार्प की बात करें तो पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प फ्रूट की आउटर लेयर है। फ्रूट की आउटर लेयर को हम पेरिकार्प बोल रहे हैं। अगर आप और अच्छे से बोले तो राइब्ड ओवरी वॉल है, राइब्ड ओवरी वॉल को ही हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, राइब्ड ओवरी वॉल। ठीक, उसी को पेरिकार्प कहते हैं। जैसे देखिए फल है, जैसे आप फ्रूट देखते हो, फल है। ठीक है, पहले कच्चा होता है, बाहर से कच्चा रहता है, हरा हरा दिखता है। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा और समझिएगा कि ये जितने भी प्लास्टिड है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, चेंज हो जाते हैं।
क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकता है, मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप देखिए जो फल है ग्रीन कलर का पहले आपको दिखता है, बाद में वो आपको कलरफुल दिखने लगता है, अलग अलग कलर। एप्पल ही देख लीजिए, पहले हरा है फिर बाद में आपको रेड कलर का दिखने को मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो उसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा, फिर बाद में वो क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल होते हैं ये, ठीक है। जैसे आप इसी की हाँ आपको पेरिकार्प में देखने को मिलेगा, जैसे ही ओवरी है, ओवरी की वॉल जैसे ही पक जाएगी तो वो किस में बदल जाएगा, उसका उसमें जो प्लास्टिड है वो उसमें क्रोमोप्लास्टिड में, उसमें क्रोमोप्लास्टिड की मात्रा बढ़ जाएगी, या तो आप और कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्टिड में बदल जाता है, इसी वजह से वो आपको हरा, अब आपको दूसरी कलर का वो ग्रीन एप्पल आपको रेड एप्पल में दिखने लगता है, ठीक है। इंटरचेंजेबल होता है, आपको पेरिकार्प में दिखेगा। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का, कलर ही नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट इसमें एब्सेंट होता है। पिगमेंट ना होने की वजह से ही ये कैसा दिखता है, कलरलेस दिखता है, और ये व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोर करना फूड को स्टोर करना, वेरी IMP, ठीक है। इनका काम क्या है, फूड को स्टोर करना। देखिए तीनों का अपना अपना मेन फंक्शन है, ठीक है। जैसे इसका फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, इसका ये कलर शो कर रहा है, एंड लास्ट वाला ल्यूकोप्लास्ट आपका फूड स्टोर करने में मदद करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है। फूड के स्टोर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड स्टोर, कि फूड स्टोर के आधार पर इसको 3 पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका एमाइलोप्लास्ट, दूसरा आपका हो गया एलिरोप्लास्ट, और तीसरा हो गया इलायोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट में अगर कोई प्लास्टिड स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, ठीक है, स्टोर कर रहा है, तो उस तरह के प्लास्टिड को हम लोग एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट। जैसा आप पोटैटो में देखते हैं, पोटैटो, ऐसा हर एक चीज, ऐसा हर एक फ्रूट, ऐसा हर एक चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर हो रहा होगा, उस तरह के प्लास्टिड को हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो क्या है, एमाइलोप्लास्ट है, ठीक। और ऐसा प्लास्टिड जिसमें आपका प्रोटीन स्टोर हो, उसको हम लोग एलिरोप्लास्ट कहते हैं, और एक और नाम से जानते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इलायोप्लास्ट में ऐसा प्लास्टिड जिसमें ऑयल और फैट स्टोर्ड हो, उसको हम लोग इलायोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं, और प्लस लिपिडोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? लिपिडोप्लास्ट के भी नाम से जानते हैं, लिपिडोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड की कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक। कि क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करेगा, और फूड के स्टोर के हिसाब से भी 3 पार्ट में है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। देखिए क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन होती है, मींस ये ज्यादा हर एक चीज को पास करने देगी, किसी को भी रोकेगी नहीं, ज्यादा परमिएबल होती है कंपेयर देन इनर मेम्ब्रेन के। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं देगी, ठीक है, सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं देगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिगमेंट्स की। अब ये जो देखिए, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, लिक्विड और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की बात करते हैं। तो अब देखिए स्ट्रोमा क्या है, देखिए स्ट्रोमा वो साइट है, देखिए क्लोरोप्लास्ट तो भाई रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, अभी हमने देखा कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, नो डाउट। अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है आपने पढ़ा ही होगा कि, और आगे पढ़ेंगे भी, कि फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में होता है। एक तो हो गया लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। जो ये फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है। एक तो हो गया लाइट रिएक्शन, ठीक है, और एक हो गया डार्क रिएक्शन, ठीक है।
लाइट रिएक्शन में वो सारी चीजें बनती हैं, वो सारी एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस होता है जो हमें डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होता है। देखिए लाइट रिएक्शन में यहाँ पे आपको एनर्जी बनेगी प्रॉपर, ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे ये सारी सिंथेसिस यहाँ पे होगी लाइट रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में आपका CO2 से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया होती है। अब ये फोटोसिंथेसिस आपका होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ना, फोटोसिंथेसिस का ये डार्क रिएक्शन वाला पार्ट कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, कहाँ होता है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। अब डार्क रिएक्शन करने के लिए क्या क्या एंजाइम रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनने के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी और एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी, और वो सारी चीजें आपकी कहाँ सिंथेसाइज होती है? लाइट रिएक्शन में, ठीक। तो ये हो गया हमारा कि क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा में ही आपका मेन डार्क रिएक्शन हो रहा है। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, वो आपका सिंथेसाइज होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलता है। प्लस इसमें राइबोसोम भी आपको देखने को मिलेगा। वो कैसा होगा? 70S तरीके का होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अपने इधर कि ये जो क्लोरोप्लास्ट में, ये तो स्ट्रोमा की बात हो गई और इनके जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम की बात हो गई। अब इनके अंदर कुछ सिक्के की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, चपटे मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक, मेम्ब्रेनस होते हैं, चपटे होते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है थैलाकॉइड का। मेम्ब्रेन रहती है और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा मेम्ब्रेन, ठीक, और इनके अंदर खाली इस कैविटी होगी और इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। और ये जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इन्हीं की मेम्ब्रेन पे आपका क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा? क्लोरोफिल का पिगमेंट। इन्हीं की मेम्ब्रेन में, इन्हीं की थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और आपका लाइट रिएक्शन यही होता है प्रॉपर। अब यही अगर ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड क्या होता है? ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, ठीक, इकट्ठा हो जाता है, अरेंज हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना, ठीक। थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड किस तरीके का है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लैटेंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो कि इकट्ठा हो जाए, जिनके ऊपर पिगमेंट्स रहते हैं। कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट बियर करता है इसकी मेम्ब्रेन। और यही अगर एक रो में, एक बंडल के फॉर्म में अरेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे ग्रेना, जहां पे आपका प्रॉपर लाइट रिएक्शन होता है। देखिए आप ग्रेना भी बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन में। अगर आप और अच्छे तरीके से बोले तो आप कहेंगे कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है लाइट रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारा थैलाकॉइड का प्रॉपर स्ट्रक्चर कि किस तरह होता है और पिगमेंट, ठीक। अब देखिए ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना है, इसके जो थैलाकॉइड्स है, ये एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्टेड रहते हैं एक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है थैलाकॉइड्स को, एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्ट करने का काम करता है हमारा स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है, एक थैलाकॉइड से दूसरे थैलाकॉइड से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये ओवरऑल हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आपको ये क्लोरोप्लास्ट आपको मोस्टली कहां देखने को मिलेगा? फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन कलर की जो लीव्स होगी, ग्रीन कलर के प्लांट्स में जो लीव्स होगी, ठीक है, उनमें मेसोफिल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट की मात्रा देखने को मिलेगी ज्यादा। क्लोरोप्लास्ट आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है? जैसा अभी हमने पढ़ा, लेंथ शेप होता है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अगर हम इनके लेंथ की बात करें तो लेंथ इनका 5 से 10 नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और वेट की बात करें तो ये 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। अब इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता रहता है, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा, ठीक। अगर हम जैसे क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, एक, ठीक है। वहीं अगर हम ग्रीन प्लांट के मेसोफिल सेल की बात करें, ग्रीन एल्गी है,
ग्रीन एल्गी में जो मेसोफिल सेल्स होती है ना, उनमें आपको कम से कम 20 से 40 आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम ग्रीन प्लांट्स की लीफ की बात करें, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स की बात करें, तो उनमें और ढेर सारे होंगे, 20 से 40 से और ज्यादा होंगे, 20 to 40 से भी ज्यादा होंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम कैसा है? राइबोसोम हमारा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस मतलब इन पे मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। कैसे है ये? नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड एज डेंस पार्टिकल बाय, किन्होंने ऑब्जर्व किया था? किन्होंने ऑब्जर्व किया? किन्होंने? जॉर्ज पेलेडे ने। ठीक, किस कब? 1953 में। 1953 में इन जॉर्ज पेलेडे ने क्या किया? राइबोसोम को ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे पहली बार जॉर्ज पेलेडे ने 1953 में राइबोसोम को देखा। ठीक है, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसी वजह से इनको पेलेडे पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा राइबोसोम है वो किन से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि यूकैरियोट्स में 80S तरीके का राइबोसोम आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो S है ना, S स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या है ये? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम लोग स्वेटबर्ग यूनिट के नाम से भी जानते हैं और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में देखिए ये क्या है, ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के भी नाम से जानते हैं और सेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं, इनके भी ये दो सब यूनिट में डिवाइडेड है। 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम फर्दर डिवाइडेड है, दो सब यूनिट में डिवाइडेड है। चलिए आगे देखते हैं पहले आगे। ठीक, ये जो 70S है और 80S राइबोसोम है, ये फर्दर ये दो सब यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, दो सब यूनिट में डिवाइडेड है। आपका 70S राइबोसोम एक स्मॉल 30S और 50S दो सब यूनिट में डिवाइडेड है। 30S इसकी स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगी और 50 इसकी लार्जर सब यूनिट है। दो सब यूनिट में डिवाइडेड है, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर इसकी सब यूनिट कौन सी है? 50S है और 30S इसकी स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये हो गया इसका 50S लार्जर सब यूनिट और ये 30S इसका स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, वहीं अगर आप 80S राइबोसोम को देखें तो ये भी दो सब यूनिट में डिवाइडेड है, लार्जर और स्मॉलर में। ठीक, इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो कैसी है? 60S टाइप की, 60S, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो क्या है? 40S। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें स्मॉलर 30S था, लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर 40S है। ठीक है, अगर हम वहीं प्रोकैरियोट्स में लार्जर की सब यूनिट देखें तो वो 50S है और यहीं यूकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट हमारा क्या है? 60S है। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट हमारा 40S। अब ये जो यूनिट्स है ना, ये जो सब यूनिट्स है, ये एडिटिव नहीं है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली में देखिए इनको क्या किया कि ये जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम को एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे मार्क रहता है, मेजरमेंट मार्क रहता है, 10S, ये 20S, 30S, ठीक है, 40, इसी तरीके से करके मार्क रहता है, यूनिट मार्क है। ठीक है, मेजरमेंट के लिए। ठीक, अब राइबोसोम को इसमें डाला गया और इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया, पूरा सेंट्रीफ्यूगेट किया गया, हिलाया गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेट किया गया तो ये जो राइबोसोम्स है ना वो टूट जाते हैं। जैसे ही आप इनको सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो ये जो सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये जो सब यूनिट्स हैं ये ऐसी, ये सब यूनिट्स जो होंगी, ये जो सब यूनिट्स हैं ये अलग हो जाएंगी और और ये अलग हो जाएंगी और जब आप सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे अपने वेट के हिसाब से ये यहाँ पर जाके सेट हो जाएंगी। जो अगर मान लीजिए ये 50S है तो 50S जाकर यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक, 30S है तो वो आपका यहाँ रुक जाएगा। ठीक,
60s है तो यहाँ रुक जाएगा, और 40s है तो यहाँ रुक जाएगा, अलग अलग अपने यूनिट के हिसाब से रुक जाए। तो यहाँ पर ये जो आपको 70s 50s को जो दो सब यूनिट में डिवाइडेड किया गया है ना, ये आपको दिखा रहा है कि ये किस यूनिट पे आकर रुक रहा है। ये एडिटिव नहीं है, ऐड करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 70s और 80s दो तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो दोनों सब यूनिट्स होती हैं, ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच्ड रहती हैं। ये दोनों सब यूनिट अटैच्ड रहती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयन की मदद से ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अटैच्ड रहती है। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे तो ये दोनों राइबोसोम की यूनिट ज्वाइंट हो जाए, जुड़ जाएंगे। अगर इनको अलग करना है तो मैग्नीशियम का आयन, यही मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन को आप कम कर दीजिए, इनकी सब यूनिट जो है अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी दो सब यूनिट है, ये किससे जुड़ी होती है? मैग्नीशियम आयन से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोटीनिशियस फिलामेंट है, प्रोटीन से बना हुआ एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है, प्रोटीन से बना हुआ एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि नेटवर्क लाइक ऐसे फैला हुआ है सेल में, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। देखिए, साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन्स कि सेल का स्केलेटन, मतलब सेल के ये क्या है कि साइटोस्केलेटन एक स्केलेटन की सेल के स्केलेटन की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। और ये है कैसा? एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना हुआ एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये क्या हेल्प करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी में मदद करते हैं, प्लस मेंटेन करते हैं सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सेल का शेप मेंटेन करके रखेंगे, ठीक। इनकी मोटिलिटी में ये जो सेल ऑर्गेनली है इधर उधर मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट में मदद करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट में ये मदद करते हैं, सेल के शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसमें ये हेल्प करते हैं, ये साइटोस्केलेटन, ठीक। और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट रहता है सेल में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसे हैं दोनों? ये दोनों के दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसकी? सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है, ठीक है। जैसे ये है सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक छोटा सा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर, इस तरीके से आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर छोटी सी होगी तो आप क्या कहोगे उसको? सीलिया। और इसका और फ्लैजिला क्या है? लॉन्ग एकदम टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब सीलिया देखिए, इनका काम क्या होता है? सीलिया कैसा होता है? स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, सीलिया छोटा है कंपेयर देन फ्लैजिला के कंपेरिजन में सीलिया क्या है? छोटा रहेगा, ठीक। अब ये क्या वर्क करता है? ये वर्क करता है और एज कॉजिंग अ मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। देखिए ये जैसे कि नाव होती है, ठीक है, जैसे नाव को मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके? नाव होती है, जैसे नाव होती है ना, नाव क्या करती है? चप्पू की मदद से मूव करती है ना। ये चप्पू क्या करता है? पानी को पीछे की तरफ भेज के नाव को आगे मूव करने में मदद करता है ना। कुछ उसी तरीके से सीलिया बिहेव करता है। सारे के सारे सीलिया कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे और ये क्या करेंगे? या तो सेल को आगे की तरफ भेजेंगे और पानी को पीछे की तरफ भेजेंगे, ठीक है। ये काम करते हैं सीलिया का, कुछ उसी तरीके से सेल को मूव कराने में मदद करते हैं। वही हम फ्लैजिला की बात करें तो ये फ्लैजिला सीलिया के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं कंपैरेटिव देन सीलिया से, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के मूवमेंट के लिए, सेल को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सेल की मूवमेंट में करते हैं ऐसे। फ्लैजिला टेल की तरह रहता है, स्विंग करेगा और सेल को मूव करने में मदद करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको पहले बैक्टीरिया में पढ़ा था कि ये जो प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो यूकैरियोट के फ्लैजिला से डिफर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना था। हम लोग वहां पे पढ़े थे फ्लैजिलिन प्रोटीन से
मिलके बना हुआ था फ्लैजिलिन प्रोटीन से प्रोकैरियोट का फ्लैजिला। ठीक है, वहीं अगर हम यूकैरियोट के फ्लैजिला की बात करें तो वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बना था। किससे मिलके बना था? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ था। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए इनके स्ट्रक्चर में हम लोग आगे डिफरेंस देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला का और क्या स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक के फ्लैजिला का। ठीक है, चलिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला की उनका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला है किससे है? इनके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन की लेयर होगी, ऑफ कोर्स नो डाउट। ठीक है, ये है कि यहाँ सीलिया है, इस तरीके से ये मानते हैं, ये फ्लैजिला है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कोर है, जो भी कोर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कोर ऐसे प्रेजेंट है ना, इसके अंदर जितना भी ये कोर प्रेजेंट है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के हम लोग कोर को, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के कोर को हम लोग बोलते हैं एक्सोनिमा। क्या बोलते हैं? एक्सोनिमी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के फ्लैजिला के सेल मेम्ब्रेन के अंदर के कोर को हम लोग एक्सोनिमे बोलते हैं। अब एक्सोनिमे क्या होता है? ये एक्सोनिमे जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है और ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है पैरेलली सेट होते हैं। ठीक है, एक पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, पैरेलल होते हैं और सेट होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए ये है, ये पूरा आपका फ्लैजिला हम लोगों ने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि फ्लैजिला जो है उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, एक तो उसका हो गया बेसल बॉडी, ठीक, एक हुक और एक था हमारा फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट टेल की तरह। अगर आप इस फिलामेंट को कट करके देखोगे, ट्रांसफर सेक्शन देखोगे कट करके, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा वो फिलामेंट। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब जैसा अभी हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कोर है हम उसको एक्सोनिमा कहते हैं और एक्सोनिमे जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है ना वो भी अलग अलग, एक है तो हम कहेंगे सिंगलेट है, दो अगर वही दो करके अरेंज है। देखिए यहाँ पे आप माइक्रोट्यूब्यूल देख रहे हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों एक दूसरे से जुड़ के एक बना रहे हैं, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं और अरेंज है, दो करके अरेंज है, दो करके। अब ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक दूसरे से अरेंज्ड है, एक ब्रिज से एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंकर, इंटरडबलेट ब्रिज, और कह सकते हैं क्या, लिंकर ब्रिज। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरडबलेट ब्रिज से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कौन? दो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये तो साइड बाय साइड कनेक्टेड है। ठीक, और यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स एक लेयर, आपको देखिए ये जो फ्लैजिला है इसमें आपको 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है। 9+2 कहने का देखिए इसमें तात्पर्य क्या है? 9+2 कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो 9 है आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अरेंज होते हुए दिखेंगे और वो डबलेट के फॉर्म में होंगे, मतलब दो माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको अरेंज्ड होते हुए दिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको अरेंज्ड होते हुए दिखेंगे और एक दूसरे से ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरडबलेट ब्रिज। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वहीं आप अंदर भी एक स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, सेंट्रल शीथ जिसको बोलते हैं, अंदर स्ट्रक्चर देखोगे, अंदर आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगे और वो दोनों सिंगलेट होते हैं, मतलब आपको डबलेट दो माइक्रोट्यूब्यूल आपको नहीं दिखेंगे, एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल दिखेगा। माइक्रोट्यूब्यूल देखिए, एक इधर है, एक इधर है, एक है लेकिन 2 ठो है, तो इसी को 9 यहाँ डिनोट ये कर रहा है कि डबलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल है 9 ठो। ठीक है, और 2 यहाँ दिख रहा है कि 2 तो सिंगलेट वाले हैं और सेंटर में है, सेंट्रल शीट में, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो सिंगलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये भी डबलेट वाले से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक।
विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो ये प्रॉपर फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैजिला जो है ना वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जो आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा वो 9+2 वाला अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये जो अरेंजमेंट होता है अलग होता है, प्लस वहां पे उनका जो प्रोटीन होती है वो टिब्युलिन प्रोटीन से मिलके नहीं बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। चलिए इसका हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे, तो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज रिफर्स टू एज 9+2 एरे, मतलब 9+2 9+2 का अरेंजमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। 9 में भी 9 कैसे होंगे, 9 ठो डबलेट वाले होते हैं और 2 ठो सिंगलेट वाले होते हैं, मतलब दो माइक्रोट्यूब्यूल करके 9 ठो प्रेजेंट होंगे और एक माइक्रोट्यूब्यूल 2 ठो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल आपका प्रेजेंट होगा सेंटर में, ठीक है। दोनों सीलिया और फ्लैजिला, ये दोनों और सीलिया और फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर से अराइज करते हैं जो सेंट्रियोल की तरह होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडीज, जो कि अभी हमने देखा कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बेसल बॉडी से अराइज करता है, जो कि जिसका स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सिमिलर आपका सेंट्रियोल की तरह होता है, ठीक है, जैसे सेंट्रियोल का, जिसको अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स की, ठीक है। देखिए सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम में क्या अंतर है। सेंट्रोजोम की बात करते हैं तो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम भी हमारा एक ऑर्गेनेल ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोजोम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये जो होता है सेंट्रोजोम आपका नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 सेंट्रियोल रहेंगी आपकी, ठीक, और इस तरीके से लिक्विड भरा रहता है, ठीक। ये कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये लिक्विड इस तरीके से फिल रहता है और इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं, इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो लिक्विड है यही लिक्विड क्या है, इसका नाम एमॉर्फस, इसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक। ये जो आपका सेंट्रोजोम है 2 सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ होता है और ये दोनों सेंट्रियोल ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर रहता है, एक ऐसा प्रेजेंट है तो एक उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा दूसरा वाला, ठीक है। और ये एक लिक्विड से ऐसा घिरा हुआ होता है और उस लिक्विड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए वही हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि द सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेले कंटेनिंग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं, ठीक। अब यही सेंट्रियोल्स दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, लिक्विड से घिरा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। अब देखिए ये मैंने अभी जिसका हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि ये दोनों सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड रहते हैं, बोथ द सेंट्रियोल्स लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड रहते हैं, इन विच ईच हैज कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गाड़ी की पहिया होती है ना, कुछ उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, ठीक है। चलिए अब अभी हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, फ्लैजिला में देखा कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 9+2 का अरेंजमेंट मींस क्या हो गया कि 9 ठो डबलेट के फॉर्म में रहते हैं और 2 ठो अंदर सिंगलेट के फॉर्म में रहते हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने हुए हैं। अब इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे इनमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, लेकिन वो 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से ट्रिपल करके आपको 9 ठो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे और 9 ठोक देखने को मिलेंगे। यही हमारा पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रियोल्स मेड अप ऑफ किससे मिलके बने होते हैं, 9 इवनली शेप्ड, एक ही तरह के 9 ठो एक ही तरह के
पेरिफेरल ट्रिपलेट जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से, पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन फाइब्रल्स, कि इनमें भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स यहाँ पे तीन का अरेंजमेंट, तीन ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तीन ट्यूबुलिन प्रोटीन, नॉट हो तीन प्रोटीन, ट्रिपलेट प्रोटीन इस तरीके से अरेंज रहेंगे और एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे एक सेंट्रली एक तरीके से अटैच रहते हैं। ठीक है, सेंटर से, जिसको हम लोग कहते हैं हब। क्या कहते हैं? हब। सारे के सारे सेंटर से अटैच रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हब कहते हैं। ठीक, यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन इज कॉल्ड hub which is connected with peripheral triplet by radial spoke। अब ये जो पेरिफेरल में ट्रिपलेट प्रेजेंट है ना, ये भी कनेक्टेड है, बीच में एक सेंट्रल हब रहता है। सेंट्रल हब से ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स एक पॉइंट से, एक स्पोक से अटैच रहते हैं, रेडियल स्पोक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक से अटैच रहता है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार की प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर की कैसा होगा? कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्रिपलेट के फॉर्म में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स नॉट हो इस तरीके से अरेंज होंगे। बीच में आपको सेंट्रोसोम के सेंटर को हम क्या कहेंगे? हब बोलेंगे। और ये जो सेंटर में इसको हब कहते हैं। ठीक, इसका हम लोग देखिए डायग्राम देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ट्रिपलेट के फॉर्म में, ये देखिए ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, देखिए, ये देखिए बैलगाड़ी की चक्के की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखिए, ये दिख रहा है। इसी को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट आपको शो दिखेगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और बीच में सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल हब भी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। और ये जो बगल ट्रिपलेट है, ये लोग भी एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर प्रोटीन की मदद से एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। साइड बाय साइड माइक्रोट्यूब्यूल्स लिंकर प्रोटीन से अटैच्ड रहेंगे और आपका माइक्रोट्यूब्यूल हब से अटैच्ड रहेगा विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेंट्रोसोम का। ठीक है, यही देखिए हमारा पॉइंट बोल रहा है कि द सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना, द सेंट्रियोल्स फॉर्म स्पिंडल fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell की जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल जब डिवाइड करता है, तो जब सेल डिवाइड करता है ना, तो सेल डिवाइड करता है तो ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं, वो एक स्पिंडल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? यही क्रोमोसोम से अटैच करते हैं और यही उनके मूवमेंट में मदद करते हैं और सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये आप इसको डिटेल में किस तरह करते हैं, किस तरह से होता है, ये आप सेल डिवीजन के चैप्टर में डिटेल में आप उसको देखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए इसको न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? सारे सेल ऑर्गेनल्स, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे सेल के ऊपर कमांड रखता है, इसीलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया 1831 में। ठीक है, अब देखिए आपने जैसे ही देखा होगा कि भाई हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कि हर एक सेल में यूजुअली आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियस ही काफी है सारे सेल के ऑर्गेनल्स को कमांड करने के लिए। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनमें आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज। मैमल्स की जो आरबीसीज है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है, इनमें आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी सेल्स जिसमें आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पैरामीशियम की सेल्स जो है वो करती हैं दो न्यूक्लियाई को कंटेन करती हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई को कंटेन करती हैं।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ही नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ऐसे ही आप इजीली उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, ठीक। तो इसको इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसको डाई किया गया, बेसिक डाई से डाई किया गया, ठीक है, बेसिक डाई से डाई किया गया। न्यूक्लियस को आप ऐसे आराम से ऐसे ही नहीं देख सकते, इसको स्टेन किया गया, कलर किया गया, स्टेन किया गया, कलर किया गया, किससे? बेसिक डाई से। बेसिक डाई से जब इसको स्टेन किया तो उसमें जो मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल था वो स्टेन हो गया, ठीक है, वो कलर्ड हो गया। तो उसी कलर्ड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये काम किया किसने था? फ्लेमिंग जी ने क्या किया? न्यूक्लियस को जब उन्होंने वो देखा तो वो ऐसे ही दिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को स्टेन कर दिया बेसिक डाई से। और उन्होंने बेसिक डाई से ही क्यों स्टेन किया? क्योंकि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, ठीक है, इसी वजह से उन्होंने बेसिक डाई का यूज किया और उससे स्टेन किया जेनेटिक मटेरियल को। और जब स्टेन किया तो वो जो स्टेन्ड मटेरियल उनको दिखा, उस स्टेन्ड मटेरियल को उन्होंने कह दिया क्रोमैटिन। क्या कहा? क्रोमैटिन कहा उस स्टेन्ड मटेरियल को, फ्लेमिंग जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन है कि किन से मिलके बने होते हैं? ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन मिलके डीएनए से, आरएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, इन सारी चीजों से मिलके ये क्रोमैटिन मटेरियल बनता है, ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल। अब यही क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये कंडेंस फॉर्म में आपको दिखेगा। कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड होने लगती है। यही सेल जब सेल डिवाइड करने लगती है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस्ड हो जाता है, बिकॉज फूट जाता है, कंडेंस हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये दोनों के ये जो डीएनए है, डीएनए आपका कंडेंस हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन को यूज करके डीएनए कंडेंस हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम। और आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा कब? क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड होने लगेगी तब दिखेगा, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये जो दिखेगा ये आपको तब इंटरफेस के टाइम पे दिखेगा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती। इंटरफेस के टाइम पे आपको क्रोमैटिन, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो बिखरे हुए होते हैं, उनमें जो ये जो नेट होता है वो बिखरा होता है, ऐसे कंडेंस, सुपड़े नहीं हुए होते, बिखरे हुए होते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिखरे हुए होते हैं। आपको ये क्रोमोसोम कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड करने लगेगी, तब आपको ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस की एनवेलप की बात कर लेते हैं। तो ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, दो लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है, तो एक आउटर एनवेलप और इनर एनवेलप, दो लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। और उसका जो डिस्टेंस होता है कितना? 10 to 5 नैनोमीटर उनका डिस्टेंस होता है, ठीक है, सॉरी 10 to 50 उसका डिस्टेंस होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कहीं कहीं फ्यूज कर जाती है, कुछ कुछ जगह पे इस तरीके से फ्यूज कर जाती है, ठीक है, फ्यूज कर जाती है। और फ्यूज करने की वजह से यहाँ पे इसका फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करने जब फ्यूज कर जाती है तो एक स्ट्रक्चर, एक जगह बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर फॉर्म होता है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूज होने की वजह से, वो न्यूक्लियर पोर फॉर्म होता है, ठीक। अब ये न्यूक्लियर पोर करता क्या है? न्यूक्लियर पोर मूवमेंट करता है, किसका मूवमेंट करता है? ये आरएनए, प्रोटीन, जो भी चीजें हैं इन सबको मूव करेगा दोनों डायरेक्शन में, इनवर्ट भी, कि मतलब सेल से अंदर भी और सेल के बाहर भी, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। अलाउ मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी आने देगा और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी जाने देगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर जैसे अभी हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। तो आप क्या देखेंगे, ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ही कंटिन्यू हो गई है और वो बना रही है क्या? कंटिन्यू विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर रहता क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहीं से आउटर मेम्ब्रेन की इस तरीके से कंटिन्यू हो जा रही है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना ले रही है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है जिसके ऊपर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। और देखिए न्यूक्लियस
न्यूक्लियस ओवरऑल देखिए, अगर आपको करेक्ट बोले तो न्यूक्लियस के देखिए मेन 4 पार्ट होते हैं, ठीक। एक तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला पार्ट, मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा 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 हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस का क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपको जो ये लिक्विड देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लास्ट, तीसरा आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोलस क्या है, देखिए न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लास्ट में एक जगह से एक जगह कहीं इकट्ठा हो गया है, कंडेंस होके इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली आरआरएनए बना रहा है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोलस को कहते हैं। आरआरएनए फैक्ट्री भी है, ठीक है। आरआरएनए फैक्ट्री कहते हैं इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आरआरएनए को बना रहा होता है, ठीक। और ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तीसरा पार्ट आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, वो कंटिन्यूअसली आरआरएनए को फॉर्म करता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं आरआरएनए फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। और चौथा आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका क्रोमैटिन। चौथा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, क्रोमैटिन, जिसको फ्लेमिंग जी ने देखा था बेसिक डाई करके, ठीक है। और जो किससे मिलके बना होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के पार्ट से, इन सारी चीजों से मिलके ये क्रोमैटिन हमारा बनता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है कि 4 इनके पार्ट हो गए। एक तो इसका मेम्ब्रेन पार्ट हो गया, दूसरा इसके अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तीसरा आपका हो गया न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, जो कि कंडेंस फॉर्म है न्यूक्लियस में एक कंडेंस स्ट्रक्चर आप देखोगे, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोलस। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। देखिए क्रोमोसोम क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमैटिन एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है। यही जब कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको कहोगे क्रोमोसोम। क्या कहोगे, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम महज क्या है, क्रोमोसोम एक कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन का। क्या है, क्रोमोसोम इज व्हाट, क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। आपको ये क्रोमैटिन जो है ना, क्रोमैटिन आपको विजिबल कब होगा, ये ड्यूरिंग इंटरफेज होगा। कब होगा, इंटरफेज के टाइम पे आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। लेकिन सेल जब डिवाइडिंग की फेज में आ जाती है, डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाती है, तब आपको ये क्रोमैटिन क्या होगा, कंडेंस्ड होके बना लेता है क्रोमोसोम। इसीलिए आपको क्रोमोसोम जब आपको देखने को मिलेगा तो वो कब मिलेगा, सेल डिवीजन के टाइम पे आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमैटिन मटेरियल गेट कंडेंस टू फॉर्म, कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम। तो इसी वजह से हम एकदम करेक्ट बोले तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन का। क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। अब अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है क्रोमोसोम की, तो अच्छे से आप क्रोमोसोम कहाँ पे देख सकते हो, मेटाफेज में देख सकते हो, ठीक है, आराम से। कि देखिए एक्चुअली में ये जो सेल डिवाइड होती है, सेल जो डिवाइड होती है, देखिए सेल डिवीजन जो होता है वो आपका 2 पार्ट में हो जाएगा। एक तो पहली बात तो उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा वो 4 पार्ट में होगा। एक तो होगा प्रोफेज, ठीक, एक होगा मेटाफेज, एक होगा एनाफेज और एक होगा टीलोफेज, ठीक है। तो अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्रोमैटिन मटेरियल देखना है तो वो आपको इंटरफेस में दिखेगा, लेकिन अगर आपको क्रोमोसोम देखना है ना, अच्छा ठीक है, तो अब आपको क्रोमोसोम मेटाफेज में अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। किसमें, मेटाफेज में, ठीक। अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं कि क्रोमोसोम किस तरीके का अलग अलग शेप, अगर आप उसकी स्टडी करना चाहते हैं, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको वो अच्छी तरीके से इसका डिफरेंट शेप आपको एनाफेज में देखने को मिलेगा, ठीक। मेटाफेज में आप आसानी से क्रोमोसोम को देख सकते हो, इजीली तरीके से आपको प्रॉपर दिखेगा। लेकिन आपको अगर शेप पढ़ना है क्रोमोसोम का तो आपको एनाफेज देखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खिंचकर टूटकर अलग होते हैं और अलग अलग शेप के जितने भी आपको क्रोमोसोम दिखेंगे वो आपको एनाफेज में आसानी से दिख जाएंगे, ठीक। क्रोमोसोम इज विजिबल इन डिवाइडिंग सेल, कि आपको क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल में ही विजिबल होंगे। आपको नॉर्मल सेल में अगर आप देखेंगे जो अनमेच्योर्ड होगी, न्यूली फॉर्म होंगी, उनमें आपको क्रोमोसोम नहीं, उनमें आपको क्रोमैटिन थ्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर प्रॉपर इस तरीके से होता है कि एक क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे एक क्रोमोसोम है, ये इसका सेंटर पार्ट होता है, इस तरीके से आपको 2 क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे।
ठीक है, दो क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे, दो क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे। ये हो गया एक, ये एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। ठीक है, दो क्रोमैटिड आपको देखने को मिलेंगे और ये दोनों क्रोमैटिड एक सेंटर में एक स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को ही हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर को। अब ये दोनों के दोनों जो क्रोमैटिड है एक ही पॉइंट सेंटर से अटैच्ड है। ठीक है, एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है, इसीलिए ये जो दोनों है ना, इन दोनों क्रोमैटिड को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी क्रोमैटिड्स जो है ये जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के अगल बगल प्रोटीन से बनी हुई आपको एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन से बनी हुई, और इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, इसका ये क्या काम करता है? ये वो जगह प्रोवाइड करता है जहां पे स्पिंडल फाइबर आकर अटैच्ड होगा क्रोमोसोम से। ठीक है, ये भी आप देखेंगे डिटेल में, जब सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कैसे। तो ये जो सेंट्रोसोम अभी हमने पढ़ा था, सेंट्रोसोम जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कि वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब वो स्पिंडल फाइबर जब आता है आके क्रोमोसोम के इसी काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है। ठीक है, काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है, फिर इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर आपका आके अटैच रहता है। ठीक है, बाइंड स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से अटैच्ड रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया हमारा प्राइमरी। अब आप कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। देखिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मींस क्या हो गया कि क्रोमोसोम्स जो है कहीं कहीं क्या करते हैं, कहीं कहीं कंडेंस्ड हो जाते, ज्यादा ही कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब कंडेंस हो जाते हैं तब हम उसको कह देते हैं क्या, कि उसको कह देते हैं सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम आपको ये हर एक क्रोमोसोम में आपको ये क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर आपको हर एक क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। हर एक क्रोमोसोम में कहीं सेंटर पार्ट में जो क्रोमैटिन है हाईली कंडेंस्ड हो जाए, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जहां पर आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कि कहीं ये क्या होगा कि कुछ क्रोमोसोम में, कुछ आर्म्स में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी दूर में, क्रोमोसोम के थोड़ी सी दूर में आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो इतने छोटे होते हैं कि इनको स्टेन नहीं किया जा सकता, स्टेन हो ही नहीं पाते। ठीक है, स्मॉल इतने छोटे होते हैं और नॉन स्टेनिंग रीजन है, ये स्टेन हो ही नहीं पाएंगे। रीजन होते हैं मींस क्या हो जाएगा, क्या हम इसको स्टेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जहां पे ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें नॉन स्टेनिंग रीजन सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उनको हम सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं और कैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम में कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की पोजीशन से के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमेयर जो होगा वो सेंटर में होगा, बीच में होगा। ठीक है, सेंटर में होगा, बीच में होगा, इधर भी आर्म्स होंगे, इक्वल होंगे और इधर भी होंगे, और दोनों ये जो क्रोमैटिड है, ये जो आर्म्स हैं ये इक्वल होंगे। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक, सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट मिड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब सेंटर में होगा, मिड में होगा मेटासेंट्रिक में। ठीक, अगर हम सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक में जो ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के जो आर्म्स है थोड़ा छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे। ठीक है, सेंटर में सेंट्रोमेयर नहीं रहेगा, उसके आर्म्स थोड़े से छोटे होंगे कंपेयर टू मेटासेंट्रिक के। मेटासेंट्रिक के आर्म्स से छोटे होंगे, और ये जो सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन होगी, भाई ऑफ कोर्स आर्म्स जब छोटे हो जाएंगे तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी तो सेंटर में नहीं रह जाएगी ना, उसकी जो पोजीशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसमें जो होंगे वो लोकेटेड नियर मिड पॉइंट के लगभग पास में रहेंगे, लेकिन
मिड पॉइंट पर नहीं रहेंगे, ठीक है। इनमें जो आपको आर्म्स देखने को मिलेंगे ये शॉर्ट आर्म्स होंगे, शॉर्ट होंगे। वहां तो इक्वल थे सारे आर्म्स, यहाँ शॉर्ट रहेंगे, ठीक। एक आर्म शॉर्ट रहेगा और दूसरा लॉन्ग आर्म रहेगा, लॉन्ग आर्म रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग आर्म, और ऊपर शॉर्ट आर्म्स रहेंगे। तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। वहीं अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में जो आर्म्स हो जाते हैं वो और छोटे हो जाएंगे कंपेयर देन सब मेटासेंट्रिक के, ठीक है। तो इनमें आपको एकदम शॉर्टेस्ट आर्म देखने को मिलेगा, शॉर्टेस्ट होंगे कंपेयर देन, और छोटे हो जाएंगे कंपेयर देन सब मेटासेंट्रिक के। और इनका जो सेंट्रोमेयर होगा वो और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टिप पर। अब यहाँ पे मिड पॉइंट थोड़ा सा दूर नहीं, अब ये टिप के पास आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रोमेयर इसका नियर द टिप के पास आ जाएगा, जैसे एकदम शॉर्टेस्ट आर्म होंगे इसके टिप पे होगा, इसके आर्म सेंटर में, सेंट्रोमेयर इसका सेंटर में हम नहीं रहेगा, ठीक। तो इस तरीके के हम लोग क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। वहीं हम टीलोसेंट्रिक की क्रोमोसोम की बात करें तो ये सीधा टिप पर ही प्रेजेंट होता है, इसमें कोई आर्म ही नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको अपर आर्म क्या होंगे, इसमें एब्सेंट हो जाएंगे, आपको एक ही तरफ एक ही आर्म देखने को मिलेगा, ठीक। आपको अपर साइड कोई आर्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पे सेंटर में एकदम टिप पर सेंट्रोमेयर होगा, यहाँ पर सेंटर में होगा, यहाँ पे नियर सेंटर होगा, और यहाँ टिप पर नियर द टिप होगा, टिप के पास होगा, ठीक। और यहाँ पर एकदम टिप पर ही होगा सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से 4 तरीके के क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। और ये जो सारा आपको टाइप क्रोमोसोम आप ये देख रहे हो, ये आपको बेस्ट ऑब्जर्व होगा एनाफेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं। माइक्रोबॉडीज है क्या, माइक्रोबॉडीज एक वेसिकल है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल है, ठीक है। एक वेसिकल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है, बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट और एनिमल के लिए, और इवन ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाएंगे। अब इन माइक्रोबॉडीज के अंदर ये जो वेसिकल्स है इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, उन सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देते हैं जो हमारे सेल की, जिसको नीड नहीं रहती है, हमारे सेल की जिन चीजों को नीड नहीं रहती उनको डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके के होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेरोक्सिसोम, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम एक्सेट्रा, और भी तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेरोक्सिसोम को ले लीजिए, ये क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम फील्ड है, ठीक, एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, जैसे पेरोक्साइड, ये देखिए बहुत टॉक्सिक तो नहीं, पेरोक्साइड, ये हमारे सेल को, इसको जरूरत ही नहीं है, जो सेल की जरूरत नहीं होती है उसको काफी समय तक रखेंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिक बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है पेरोक्साइड, इसको क्या करेगा, ये इसके अंदर पेरोक्साइड्स के अंदर एंजाइम रहेंगे जो पेरोक्साइड को तोड़ देगा, छोटे पार्ट में तोड़ के डिवाइड कर देगा नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में, दैट इज वाटर और ऑक्सीजन। इसके अंदर एंजाइम रहता है, कौन सा एंजाइम, कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम क्या करेगा, इस पेरोक्साइड को डिकम्पोज तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ देगा और टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, जो कि है वाटर और ऑक्सीजन, जो हमारे यूजफुल है, हमारे सेल के लिए यूजफुल है। ये हमारे सेल के लिए यूजफुल नहीं है, इसको तोड़ के हमारे सेल के यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो माइक्रोबॉडीज का ये काम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेल प्रॉपर, पूरा हमारा सेल का लेक्चर खत्म होता है। हम लोगों ने सेल में डिटेल में डिस्कस किया कि सेल के किस चीज से मिलके सेल बना हुआ है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किन चीजों से, और हर एक ऑर्गेनेल का क्या काम है, कैसे उनका फंक्शन करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सेल को किस तरह से लाइफ बनाकर रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक। तो अगर आपको ये लेक्चर, आपको ये क्लास समझ में आई और टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है, तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एज वेल एज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक, कोई भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन, तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम के चैनल से आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइडेड रहेंगी, आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो और टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।